वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कंटेम्पररी इंग्लिश के लेसन डेड मैन इन द सिल्वर मार्केट की, विच इज रिटन बाय ऑब्रे मैनन। इस लेसन के जो कंटेंट्स होंगे इस वीडियो में वो होंगे अबाउट द ऑथर। इस पॉइंट में हम बात करेंगे ऑथर की बायोग्राफी और उसके लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा थीम। इसमें हम जानेंगे जो इसका जो मेन आइडिया है लेसन का, ऑथर क्या कहना चाहता है उसकी। देन हम डिस्कस करेंगे यूजफुल वर्ड्स। वो ऐसे यूजफुल वर्ड्स होंगे जिन्हें हम इस लेसन में देख रहे हैं, हमें फेस टू फेस होना पड़ रहा है, और ये वर्ड्स हम एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे समरी की, समरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पर सारे हम क्वेश्चंस के आंसर हम फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो समरी होगी वो बोथ लैंग्वेजेस में होंगी, हिंदी और इंग्लिश में। शुरू करते हैं ऑथर की बायोग्राफी से। Aubrey Mannon was an Irish and Malayali parentage who was primarily a satirist. Aubrey Mannon एक आयरिश थे, मगर उनके जो पेरेंट्स थे वो मलयाली थे। और ऑब्रे मैनन का जो प्राइमरी, जो उनका मेन काम था, जो मेन वर्क थे, वो उनके सटायर पे थे। सटायर इन द सेंस लाइक व्यंग संग्रह वगैरह में वो ज्यादा ही फोकस रखते थे। He was also a drama critic, theater director, advertising agency executive, and an alumnus of University College London. उन्होंने ऑथर यानी नरेशंस, राइटिंग के अलावा भी जो काम किए हैं उनमें ड्रामा क्रिटिक वो रह चुके हैं, थिएटर डायरेक्टर रह चुके हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, और वो एक अलुमिनस रह चुके हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के। अलुमिनस एक कोई भी स्टूडेंट होता है जो एक फेमस पास आउट रह चुका हो, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड अलुमिनस। ओके, सो ही वाज बोर्न ऑन अप्रैल 22nd 1912 लंदन एंड ही डाइड ऑन मार्च 13 1989 at the age of 76, and he died in Thiruvananthapuram in India only. Alright, so now we are talking about theme. थीम जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक लेसन की, हर एक पोम की। मेरी बाकी वीडियोस में आप देखेंगे तो हर एक पोम की और हर एक लेसन की मैंने थीम डिस्कस करी है। थीम सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, जिसके बेस पर कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, सो इस पर जो लेसन की थीम है वो है दिस इज एन इंसिडेंट हैपेंड बिफोर इंडिपेंडेंस। ये एक इंसिडेंट है। जो कहानियां होती हैं ये कहानी जो है एक इंसिडेंट है, घटना के ऊपर है, और वो घटना कब हुई थी? इंडिपेंडेंस से पहले, 5 साल पहले, लाइक 1942 के अराउंड, इन विच नरेटर हैज शोन द स्ट्रगल ऑफ इंडियंस फ्रॉम ब्रिटिश स्लेवरी एंड हाउ दे वर सप्रेस्ड फॉर स्टैंडिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इस लेसन में नरेटर, ऑथर, राइटर, ऑल आर सेम, while narrator is the person who narrates the story, like I am narrating you a story. If I am narrating a story, I am the narrator. If I am writing a story, I am writer. And if I have written like a novel kind of thing, then I am the author of it. Alright, so इस स्टोरी में नरेटर ने स्ट्रगल दिखाया है इंडियंस का, और वो किससे था स्ट्रगल? ब्रिटिश स्लेवरी, ब्रिटिश दासता से, कि और वो उन्होंने कैसे, और लोग जो इंडियंस थे उनको कैसे दबा के रखा गया, कैसे दबाया गया जब भी वो खड़े हुए हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आजादी के लिए। सो ये थी इसकी थीम। अब हम बात करेंगे कुछ यूजफुल वर्ड्स जो इस लेसन में यूज हुए हैं। जैसे पहला है एजिटेटिंग, जिसका जो मतलब होगा इस लेसन में वो होगा आंदोलन करना। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन इन द सेंस लाइक प्रदर्शन करना। जैसे जब कोई हम आंदोलन करते हैं तो हम प्रदर्शन करते हैं, स्टेज शोज करते हैं, ये सब डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। शाउटिंग स्लोगन्स, नारा लगाना इजी है। डिस्पर्स्ड, बिखर जाना, जैसे अगर मैं कहूं लाइक भीड़ तीतर बितर हो गई, भीड़ बिखर गई। गोली चलने की आवाज से भीड़ बिखर गई। सो लाइक आफ्टर द गन शॉट द क्राउड वाज डिस्पर्स्ड, वी कैन यूज दिस वे। देन अनदर वन इज क्लीनिंग कार्ट, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। शेल्टर, आश्रय। Shelter in the sense like for an example, when the gun was shot, I took a shelter in the washroom to save myself. Alright, so next is queries. Queries means पूछताछ करना. I am having a lot of queries to you. If you are having queries, then you can ask us in the comment box. Next word is wayward. Wayward means manmoji. Like if I am wayward, I do anything. Like whatever I like, I do that. I don't care about anybody. So I am wayward.
Okay, next is companion. Companion means साथी. We have many notebooks, books, help books which help us in exams. So those are our companions. Hooligan means बदमाश. Successor means उत्तराधिकारी. उत्तराधिकारी कौन होता है? जैसे जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी रहे थे उनके बेटे. सो वैसे ही अगर आप देखें तो नेहरू या फिर गांधी परिवार का जो उत्तराधिकारी अभी कौन हो सकता है, वो है राहुल गांधी. सो वो सक्सेसर हुआ. टायरेंट होता है अत्याचारी. लॉ एंड ऑर्डर होती है कानून व्यवस्था. सो लाइक टू कीप लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना. ये थे जो यूजफुल वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में जब हम आंसर्स लिखेंगे तो हमें इन वर्ड्स का यूज करना जरूरी हो जाएगा. अब बात करते हैं समरी की. This story was set during the World War between Europe and Africa. ये जो स्टोरी है वो घटित हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था यूरोप और अफ्रीका के बीच. इंडिया वॉज फाइटिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, और उस दौरान अराउंड 1942, आजादी से 1947 से 5 साल पहले, आजादी से 5 साल पहले की ये कहानी है. और उस टाइम इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहा था. नरेटर वॉज द लाइव एविडेंस ऑफ दिस इंसिडेंट. और ये जो स्टोरी है, जो मैंने जैसे कहा था एक घटना के ऊपर आधारित है, तो उस घटना का जो लाइव एविडेंस, यानी जो नरेटर ने उसे अपनी आंखों से देखा था. When he was wandering or strolling in Old Delhi Bullion Market, दरीबा कला. सो नरेटर जब दरीबा कला में, जो कि ओल्ड दिल्ली में है, बुलियन मार्केट में घूम रहा था. वंडरिंग और स्ट्रोलिंग मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं, दोनों के मतलब ही घूमना या भटकना होता है. तो वो घूम रहा था, वहां पर भटक रहा था, तब उसने ये इंसिडेंट वहां पे देखा. सडनली he heard the gunshot and he ran to the place to see what happened. सडनली अचानक से उसको आवाज सुनाई. जब वो घूम रहा था उसको आवाज सुनाई दी गन शॉट की, गोली चलने की, और तुरंत वो भागा कहां पे, जहां से उसको आवाज आई, और वहां पे देखने के भागा कि हुआ क्या. There he saw a small band of people showing a demonstration and shouting slogans. वहां पर उसने देखा कि एक ग्रुप, बैंड मींस एक ग्रुप है लोगों का, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था. मींस वो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो एक्टिंग वगैरह कर रहे थे, या फिर आवाज उठा रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और वो स्लोगन चिल्ला रहे थे. एंड द सेम स्लोगन्स अंग्रेजों वापस जाओ एंड ऑल. एंड इंग्लिश सोल्जर्स वर हैंडलिंग एंड स्टॉपिंग देम विद ऑटोमेटिक वेपन्स. और जो इंग्लिश सोल्जर्स थे वहां पे, वो उनको हैंडल कर रहे थे, उनको रोक रहे थे आगे बढ़ने से, या फिर उनको एक इकट्ठा होने से. किससे थे? उनके पास ऑटोमेटिक वेपन थे, जिसमें गन्स वगैरह थी, जिनसे उनको रोक रहे थे. Then a poor man got excited and ran towards the soldier. तभी क्या होता है, उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी होता है, वो एक्साइट हो जाता है, और ज्यादा जोश आ जाता है उसको ये सब देखते हुए कि सारे सपोर्ट में उसके, और वो तुरंत भागते हुए जाता है सोल्जर के पास. He might have or perhaps had lost his mental balance after the previous shooting. ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि शायद जो गन शॉट की आवाज आई थी, जो गोली चलने की आवाज आई थी, उसने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया हो, तभी उसने एक्साइटेड होकर वो सोल्जर्स की तरफ भागा था. Just then an English soldier fired at him and the old man died. तभी क्या होता है, जब वो भागा ओल्ड मैन, इंग्लिश सोल्जर ने जो है गोली चलाई और वो बूढ़ा मर गया. Crowd was dispersed and the body was carried away by cleaning cart. जब जैसी गोली की आवाज आई, बूढ़ा मर गया था, तो जो भीड़ थी वो तीतर बीतर हो गई थी. डिस्पर्स वही वर्ड है जो हमने यूजफुल वोकैबुलरी में से यूज किया है. एंड द बॉडी वाज कैरिड अवे बाय द क्लीनिंग कार्ट. और जो बूढ़े की बॉडी थी वो क्लीनिंग कार्ट यानी बूढ़े गाड़ी वाले उसको उठा के ले गए. बाय चांस नरेटर मेट द सेम सोल्जर हु किल्ड द ओल्ड मैन. और थोड़े दिन बाद, या फिर 1 या 2 दिन बाद, नरेटर सेम सोल्जर से मिला जिसने उस बूढ़े आदमी को गोली मारी थी. He came with a friend of narrator to narrator's home. वो सोल्जर नरेटर के फ्रेंड के साथ नरेटर के घर पर आया था. The soldier was short in height and rough in looks. सोल्जर के लुक्स के बारे में बताया यहाँ पे. सोल्जर के लुक्स में वो शॉर्ट था हाइट में, छोटा था हाइट में, और जो लुक्स था उसका रफ था. रफ मींस वो जो मवाली टाइप में, कुछ ज्यादा प्रोफेशनल नहीं था. He remembered the incident of shooting. उस सोल्जर को याद था वो इंसिडेंट जब उसने गोली चलाई थी. He also saw narrator hiding in public toilet, taking shelter to save himself. उस सोल्जर ने नरेटर को भी देखा था जब उसने गोली चलाई थी. तो नरेटर भी जो है, क्योंकि लोग भीड़ भाग रही थी, तो नरेटर भी भागकर एक पब्लिक टॉयलेट में आके खुद को शेल्टर, खुद को बचाने की कोशिश में छुप गया था.
Narrator asked about his upbringing. Soldier told that he was born in industrial slums near Liverpool in England. जब नरेटर ने सोल्जर से उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में पूछा, अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण कैसे हुआ, कहां से बिलोंग करता है वो एक्सेट्रा, उससे पूछा, तो सोल्जर ने बताया कि उसका जन्म जो है लिवरपूल, इंग्लैंड के लिवरपूल के पास इंडस्ट्रियल स्लम्स होते हैं झुग्गी झोपड़ियां, औद्योगिक जो एरिया था वहां पर उनका जो है उसका जन्म हुआ। He mentioned his favorite road, the Gut, which had 14 bars. जब वो अपने बारे में बता रहा था, उसने अपने उस फेवरेट रोड के बारे में बताया जो जिसका नाम था द गट, और उस रोड पे 14 बार्स, 14 बार्स थे। There boys used to whistle at girls, tease them and fight with police. वहां पर लड़के जो थे लड़कियों को सीटी मारते थे, उनको छेड़ते थे और पुलिस से भी लड़ाइयां करते थे। They committed crimes and sometimes were caught also. वो लोग जो है वो लड़के जो है क्राइम्स करते थे, गुंडागर्दी वगैरह करते थे और कभी कभार वो पकड़े भी जाते थे। Some of these wayward boys agreed to join army, so they were released on the spot. होता क्या था, जब पुलिस उनको पकड़ती थी तो वो लोग कहते थे कि हम ना आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहते थे, तो इस वजह से पुलिस उनको छोड़ देती थी। This soldier was one of them, और ये सोल्जर भी उन लड़कों में से ही था। He was sent to India and shooting was his first experience at Silver Market. So जब उसने आर्मी ज्वाइन करी तो उसको जो है इंडिया भेज दिया गया, पहली ही पोस्टिंग उसकी इंडिया हुई, और जो गोली चलाने का उसका एक्सपीरियंस था सिल्वर मार्केट में वो पहला था। Narrator's friend was happy that he didn't see the incident and said, some of the poor bastards Indians didn't even have a piece of clothes on their bodies. अब जहां पे जो नरेटर का फ्रेंड भी था साथ में, वो खुश था ये जानते हुए कि जब उसको पता चला कि नरेटर ने भी वहां पर था जब इंसिडेंट हुआ, तो वो कहता है कि मैं लकी हूं कि मैं वहां नहीं था, बट मुझे इतना पता है कि वहां पे जो लोग जो पुअर इंडियन है वो कितने गरीब, इतने बेकार बास्टर्ड्स गाली है इंडियंस हैं, उनके पास पहनने को कपड़ा तक भी नहीं है उनके शरीर पे। द सोल्जर विद स्लम बैकग्राउंड हैड नो सिंपैथी फॉर द इंडियंस। यहाँ पे नरेटर बता रहा है कि जब वो सोल्जर बात कर रहा था तो उसकी बातों में जो कि खुद स्लम बैकग्राउंड से था, उसकी बातों में उसके अंदर इंडियंस के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं थी, कोई भी भावना नहीं थी। He was only worried to keep law and order. उसका बस एक ही यहाँ पे मकसद था कि शहर में जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कीप लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। The narrator said that Indians could have kept law and order for themselves. He did not need to shoot anyone in the silver market. जब वो उसको बात कर रहा होता है नरेटर उनसे दोनों से, तो नरेटर कहता है कि इंडियंस को तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जरूरत नहीं है, वो खुद रख सकते हैं, तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं थी वहां पे सिल्वर मार्केट में। बट द सोल्जर डिड नॉट अग्री विद इट। लेकिन सोल्जर इस बात से अग्री नहीं करता है, वो कहता है he said that Indians did not learn even 100 years of slavery. वो कहता है कि 100 सालों की दास्ता के बाद, 100 सालों ने उस टाइम पे 100 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था, तो कहता है कि 100 सालों की राज करने के बाद भी जो है इंडियंस जो है अभी तक समझ नहीं पाए, सीख नहीं पाए हैं। Perhaps they don't want to learn because discipline is not learned, it is an inborn thing. वो कहता है कि शायद वो इसलिए समझ पाए क्योंकि डिसिप्लिन जो है सीखा नहीं जाता, वो हमारे जीन्स में होता है, वो हमें बचपन से ही माँ बाप से मिलता है। नरेटर was shocked to hear this line from a slum hooligan. जब नरेटर ये लाइन सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये वो खुद एक स्लम एरिया से है जहां उसका जो अपब्रिंगिंग थी वो ऐसे वेवर्ड बॉयज के बीच में थी जो छेड़खानी करते थे, और वो ऐसी बात कर रहा है, डिसिप्लिन की बात कर रहा है। He called soldier a successor to the tyrant government generals like Lord Curzon, Cleve and Wellesley. So जो सोल्जर को कहता है कि तुम एक उत्तराधिकारी हो टायरेंट गवर्नर जनरल्स के, जैसे जिनमें कुछ के नाम दिए हुए जैसे लॉर्ड कर्जन के, क्लीव एंड वेल्सली के, तुम इनके जो है सक्सेसर उत्तराधिकारी रह चुके हो। Also he decided to change the topic which could change into clash. So वो बात तो कर रहे होते हैं लेकिन लास्ट में नरेटर जो है डिसाइड करता है कि मुझे ना बात को टॉपिक को चेंज कर देना चाहिए, अदरवाइज ये जो टॉपिक डिस्कशन है वो एक क्लैश लड़ाई में तब्दील हो जाएगा। Thank you so much for watching our video. If you like it, please like and subscribe our channel to produce more learning. And if you have any question or any suggestion for us, then please drop your comment in the comment box. Have a wonderful time and keep learning. Thank you so much.